Good morning, students. Today we are going to study the concept of glass transition temperature. So what is glass transition temperature? It is defined as the temperature below which the polymer becomes hard, brittle and glassy, and above which it is softer and flexible, is called as the glass transition temperature. And it is denoted as Tg, capital T and small g. So this is called as the glass transition temperature. इसका मतलब है वो टेम्परेचर जिसके नीचे, वो टेम्परेचर के नीचे ये जो पॉलीमर रहता है वो हार्ड रहेगा, ब्रिटल रहेगा, और अगर वो टेम्परेचर एक टेम्परेचर के आगे आप हीट करोगे तो वो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल रहेगा. और सपोज एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, अगर हमारे पास रबर बॉल है, अगर ये रबर बॉल को हम फ्रिज में रखते हैं और फिर उसको निकालेंगे तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या चेंज होगी. रबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रबर? इलास्टिसिटी. हाँ, इलास्टिसिटी होना चाहिए. जो अगर हम रबर बॉल लेते हैं वो बाउंस करना चाहिए. लेकिन जब मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ और फिर उसको निकालती हूँ तो वो प्रॉपर्टी सस्टेन रहेगी, उसमें उतनी ही इलास्टिसिटी या उतना ही उसमें बाउंसिंग प्रॉपर्टी रहेगी क्या? नो मैम. नो. क्या होगा, वो हार्ड रहेगा, हार्ड हो जाएगा ना. जब हम फ्रिज में रखेंगे तो वो पॉलीमर हार्ड हो जाएगा, और जब चीजें हार्ड हो जाती है वो ब्रिटल हो जाती है, ग्लास के जैसा ब्रिटल होता है. राइट, ब्रिटल मतलब ब्रेक हो सकता है आसानी से. राइट, तो अगर हम पॉलीमर जैसे रबर को हम कोल्ड टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में अगर मैं उसको ठंडा कर देती हूँ तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की वो चेंज होती है, वो हार्ड बन जाता है, ब्रिटल बन जाता है वो टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे. लेकिन वही रबर को अगर मैं उसको हीट करती हूँ, रबर को अगर हीट करती हूँ तो वो कौन सा स्टेज में जाएगा फिर? अगर मेरे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे रबर इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करेगा, अगर मैं इसको पॉलीमर को हीट करती हूँ तो नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा? जैसे किसी ने तो पहले कहा था, क्या स्टेज आएगा? नेक्स्ट स्टेज क्या होगा वो? मेल्टिंग. यस, मैं अगर पॉलीमर को हीट करती हूँ तो कौन सा स्टेट में जाएगा वो? मेल्टिंग स्टेट. सॉरी, फ्लूइड में जाएगा. हाँ, लिक्विड हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा. राइट, सॉफ्ट हो जाएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी. मेल्ट हो जाएगा ना मैम वो. हाँ, मेल्ट हो जाएगा. तो मेल्ट होगा मतलब सॉफ्ट होगा ना. यस मैम. सॉफ्ट होगा फिर मेल्ट हो जाएगा. तो दैट टेम्परेचर बिलो विच the polymer is hard and brittle or above which it is softer and flexible is called as the glass transition temperature. Fine. So as we can see, this is the definition of glass transition temperature. और ये मैं वापस आपको रिपीट करती हूँ कि ये जो glass transition temperature जो है वो उस polymers में दिखाई देते हैं which is not having a crystalline structure. जैसे अगर हम दो टाइप के पॉलीमर्स लेंगे तो एक पॉलीमर जब हम लेते हैं उसको हम मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं. हीट करने के बाद एट अ सर्टेन टेम्परेचर इट गेट्स मेल्टेड एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? एनीवन? मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट. वेरी गुड. मेल्टिंग टेम्परेचर बोल सकते हो या मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो. तो एट दिस point, at this temperature, the polymer starts melting, and that temperature is a constant temperature. It remains constant. When the polymer is completely melted, पूरा completely liquid state में चला जाता है, तो ये जो होगा temperature goes on increasing drastically. So this is observed in some type of polymers, but in some type of polymers, what is seen that as we melt that polymer, the temperature increases and it steadily increases. तो हमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट जैसे ये ग्राफ में दिखता है उस तरह से यहाँ पे नहीं दिखता है. सो ये जो टेम्परेचर अभी हम का कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेम्परेचर पे वो ट्रांजिशन हो रहा है? राइट, तो वो टेम्परेचर, am I audible? Right, some students are writing in the chat box you are not audible. Yes, Ma'am, ma'am. you're audible. Right. Yes, ma'am. Thank you. Okay.
सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें मेल्टिंग पॉइंट नहीं समझ में आता, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन से टेम्परेचर के नीचे वो हार्ड एंड ब्रिटल था, कौन से टेम्परेचर के ऊपर वो सॉफ्ट होने लगा. So that temperature we can find out by the slope of this graph. That temperature, this point जो arrow से दिख रहा है आपको, the temperature below which the polymer is hard and brittle, above which it is soft and flexible, soft होगा, flexible होगा, is called as the glass transition temperature. And this glass transition temperature is denoted as Tg. Okay. So this was the starting of the glass transition temperature concept. Now, जैसे मैं आपको कह रही थी कि पॉलीमर्स में जो है दो अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स रहेंगे, जहाँ पे एक पॉलीमर जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है, दूसरा पॉलीमर जो है वो टीजी दिखाता है, दैट इज द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर दिखाता है. Now, जनरली जब पॉलीमर्स का जो स्ट्रक्चर हम कहते हैं, so the structure of the polymers are of two types. Generally, they are crystalline in structure and they are amorphous in structure. Right? Now, what do you understand about crystalline structure? Now, crystalline structure में क्या होता है? ये जो arrangement of the molecules होती है, they have a pattern, they have a symmetry, they have a pattern. मतलब एक जैसे रहेंगे, सारे एक जैसे रहेंगे, तो एक साथ रहेंगे, तो एक साथ होगा, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है, सबका मेल्टिंग एक साथ स्टार्ट हो जाता है, किसी का पहले किसी के बाद में, इस तरह से नहीं होता. Right? So this type of arrangement where they have an ordered arrangement is called as a crystalline polymer. दूसरा जो होता है which is called as an amorphous polymer. तो amorphous polymer में क्या होता है? As you can see, it is all entangled. It does not has a pattern. Okay? It forms a polymer where the molecules are arranged in a not an ordered fashion. Right? तो इस तरह से Moiz, please check your device. I don't know, बाकी students तो बोल रहे, they can hear me. Fine, so please try. From your end, कुछ देखिए डिवाइस में प्रॉब्लम रहेगा, ये इंटरनेट में प्रॉब्लम रहेगा. ठीक है, तो अमॉर्फस में कैसे होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है, देयर इट इज नॉट इन अरेंज फैशन, इट्स नॉट एन ऑर्डर्ड फैशन, इट इज इन अ zigzag manner, रैंडमली इसका ओरिएंटेशन होता है. नाउ, अब ये दोनों टाइप के पॉलीमर्स में एक पॉलीमर है जो अमॉर्फस पॉलीमर है, एक पॉलीमर है जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर है. मुझे ये बताइए, दोनों में से फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा पॉलीमर दिखाएगा? अमॉर्फस. अमॉर्फस, वेरी गुड. जो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमें अमॉर्फस पॉलीमर दिखाएगा एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन में कैसे इट इज जॉइंड टुगेदर, राइट, डेंस पैकिंग होती है. ये डायग्राम पे मत जाइए, ये मैंने खाली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए डायग्राम है. डेंस पैकिंग होती है, मतलब एक दूसरे से बंधे रहे, तो डेफिनेटली एक दूसरे में बंधे रहेंगे तो उसमें गैप नहीं ज्यादा रहेगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी एज कंपेयर टू, एज यू कैन सी योर अमॉर्फस पॉलीमर में क्या होगा, बीच में जो है बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो दैट इज व्हाई इट इज हैविंग गैप्स इन बिटवीन. राइट, तो फ्लेक्सिबिलिटी अमॉर्फस पॉलीमर में ज्यादा है और क्रिस्टलाइन पॉलीमर में कम है. तो मुझे पता है स्ट्रेंथ, दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी, कौन से पॉलीमर में रहेगी? यस, क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन पॉलीमर में. यस, तो जो स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट पोजीशन में रहेंगे, तो स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा रहेगी, क्रिस्टलाइन में ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू अमॉर्फस. तो अभी देखिए, अगर मुझे कोई पॉलीमर हम किस चीज से बनाते हैं, वी यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, लाइक प्लास्टिक्स में, रबर में, इस तरह से हम बनाते हैं, पॉलीमर्स यूज करते हैं. तो जो जब एप्लीकेशन में कोई भी मटेरियल हमको यूज करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है. क्या ऐसे चलेगा कि हमारे यहाँ पॉलीमर जो बनेगा उसमें स्ट्रेंथ है लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो चलेगा? नहीं. नो. नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम हमारा खाली स्ट्रेंथ है, उसमें काफी स्ट्रेंथ है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो क्या होगा,
अगर किसी एक जगह से प्रेशराइज हो जाता है तो क्या होगा, बीच में वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। सो जैसे हम ग्लास है, कांच होती है, कांच के जो मटेरियल्स रहते हैं उस पर अगर प्रेशर गिर जाता है तो क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल है ग्लास, हम मोल्ड कर सकते हैं ग्लास की चीजें, नो मैम। नहीं कर सकते, वो उस पे अगर प्रेशर गिर जाता है तो वो टूट जाता है ना। तो इवन क्रिस्टलाइन पॉलीमर में अगर स्ट्रेंथ है लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, जरा भी हम प्रेशर अगर डाल देते हैं तो वो ब्रेक हो जाएगा। सेम गोज फॉर अमॉर्फस पॉलीमर। अमॉर्फस पॉलीमर में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, फ्लेक्सिबल है, तो हम ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो खाली फ्लेक्सिबल है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है क्योंकि उसमें बॉन्डिंग अच्छी से नहीं है। तो क्या हम खाली अमॉर्फस पॉलीमर का बना सकते हैं पॉलीमर? नो नो मैम। मैम। नो। तो अमॉर्फस पॉलीमर में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है लेकिन स्ट्रेंथ कम है। क्रिस्टलाइन पॉलीमर में स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी कम है। पर हमारी जो पॉलीमर की रिक्वायरमेंट है इसमें दोनों चीजें चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल भी चाहिए और हम क्रिस्टलाइन भी कंबाइन कर चाहिए। हम सकते दोनों को। राइट, वेरी गुड। तो हमको स्ट्रेंथ भी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, दोनों चाहिए। So depending upon what type of applications you require, we can have a composite material. Composite material मतलब composite is nothing but mixing of two or more materials in order to get a new product which has the desired properties, desired qualities is called as the composite material. तो पॉलीमर में इस तरह से हम कंपोजिट मटेरियल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप दिख रहा है, यहाँ पे जो कुछ लाइंस दिख रहे हैं दैट इज द क्रिस्टलाइन रीजन एंड हियर वी हैव द zigzag one randomly जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज द अमॉर्फस रीजन। सो I hope you understood the why we get a glass transition temperature is seen in the amorphous polymer and sharp melting point is seen in the crystalline polymer. Right? So moving ahead, as you can see, we have the glass transition temperature as we see in the crystalline state. When it is a crystalline polymer of crystalline state, we can see the glass transition temperature may as we can see in the crystalline state, the temperature goes on increasing and then it remains constant or constant के बाद it continuously goes on melting point. यहाँ पे TF डिनोट किया है तो हम TM भी डिनोट कर सकते हैं, TF भी डिनोट कर सकते हैं। तो this is called as the melting point temperature. Same way for amorphous polymer, when the polymer is heated, the temperature goes on increasing and then it goes on steadily increasing. So it does not show a sharp melting point. So ये दो कर्व्स का नीचे हम जब स्लोप निकालते हैं, that point is denoted as TG. Now TG is called as the glass transition temperature. वो टेम्परेचर के नीचे जो हमारा पॉलीमर रहता है वो ग्लासी स्टेट, व्हाट इज ग्लासी, ग्लास के जैसा मतलब इट इज हार्ड एंड ब्रिटल, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लासी स्टेट। और ये टेम्परेचर के ऊपर it goes into a rubbery state, soft होगा rubbery state and then gets converted into liquid state. Right? So this is called as the glass transition temperature and these are the various graphs. Now what we are going to see, what are the factors influencing TG? TG जो glass transition temperature है उस पे बाकी जो प्रॉपर्टीज है पॉलीमर पे उसका कैसे इफेक्ट होता है। Now for example मुझे बताइए कि अगर हमारे पास लॉन्ग चेन है, राइट, बड़ी चेन है, मतलब पॉलीमर में बहुत सारी बड़ी चेन है, बहुत सारे ज्यादा पॉलीमर है, तो उसको मेल्ट करने में मुझे टेम्परेचर कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा ज्यादा मैम। लगेगा। ज्यादा लगेगा ना। जितना हमारा पॉलीमर बड़ा रहेगा, जितना हमारा पॉलीमर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा।
तो द फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेज दैट, पहला स्टेटमेंट आपको ये बताता है Tg वैल्यू डिपेंड्स ऑन चेन लेंथ. As the chain length increases, the molecular weight increases, and hence we can say the Tg value also increases. It will require more temperature and therefore the Tg value also increases. तो जैसे chain length increase होगी, Tg value increase होगी. This is one of the factor which influence the Tg. Second statement है cross linking. जितना क्रॉस लिंकिंग ज्यादा रहेगा, क्रॉस लिंकिंग मतलब जितना ब्रांचिंग ज्यादा रहेगा, तो ब्रांचिंग ज्यादा रहेगा, वो पॉलीमर को मुझे मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा मैम, ब्रांचेस है ना। ज्यादा लगेगा. तो जैसे क्रॉस लिंकिंग, अगर कोई क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर में जितनी ज्यादा बढ़ती है, टीजी वैल्यू भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है. सिमिलरली अगर हमारे पॉलीमर चेन में जो फंक्शनल ग्रुप्स है, बल्कि ग्रुप्स है, राइट, फिनाइल के ग्रुप्स, बेंजीन के ग्रुप्स अगर अटैच है, तो ये बल्कि ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है हमारे पॉलीमर में, तो टीजी कम होगी या ज्यादा होगी? टीजी वैल्यू जो कम होगी या ज्यादा मैम होगी? हाँ जी, increases. बल्कि ग्रुप का इंक्रीजेस. क्या है मैम? बल्कि ग्रुप्स मतलब जैसे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप्स में सपोज अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, तो इनके वजह से ज्यादा उसकी कैपेसिटी है, जब पॉलीमर की जो स्ट्रेंथ है, राइट, दीज आर द वीक फंक्शनल ग्रुप्स. लेकिन उसमें अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है या फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा या बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, then what will happen because of that? The molecular weight of that polymer will increase. जितने फंक्शनल ग्रुप्स में फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस के प्रेजेंट होंगे, तो डेफिनेटली उसके जो मॉलिक्यूलर वेट है एज अ होल पॉलीमर आल्सो इंक्रीजेस. ओके, एज इट इंक्रीजेस, तो उसको मेल्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर भी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो जितना हमको टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब उसकी टीजी वैल्यू जो है वो हायर होगी. क्लियर? नेक्स्ट वन इज पोलर साइड atoms or groups of atoms increases the Tg value. So we have the polar atoms होंगे present, right? So if the polar atoms or groups of atoms increases, then Tg value also increases. Then we have addition of plasticizer. Now plasticizer क्या होता है? Plasticizer is which increases the flexibility. Now increases the flexibility का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मेरे पास, जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने स्लाइड पे देखा, ये अमॉर्फस पॉलीमर है, ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर, राइट. तो ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर को मेल्ट करने के लिए यहाँ पे मेरी टीजी कम होगी या ज्यादा रहेगी? मतलब हमको तो मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे हमको कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा. क्रिस्टलाइन ज्यादा पॉलीमर को लगेगा। मेल्ट करने के टेम्परेचर ज्यादा लगेगा. अमॉर्फस पॉलीमर को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। कम लगेगा. अगर ये मैं दोनों को मिक्स करती हूँ, राइट, इसके बीच में हम लोग जैसे यहाँ पे मिक्स किया है, तो यहाँ पे अगर मैं मिक्स करती हूँ, तो हमारा ये जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर जो पहला था, और जब हमने मिक्स कर दिया है, तो टेम्परेचर पहले से कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? समझा नहीं मैम। समझा नहीं? अच्छा, एक मिनट. जैसे आपने बताया कि ये मेरा क्रिस्टलाइन पॉलीमर है, ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर में सारे जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो कॉम्पैक्ट पैकिंग में है, मतलब बहुत गर्दी है, यहाँ पे स्पेस नहीं है प्रेजेंट. तो हम तो ये जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर को मुझे मेल्ट करना है, तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा. आप लोग ने कहा कि ज्यादा लगेगा. यहाँ पे क्या है, अमॉर्फस पॉलीमर में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, तो ये दूर है, तो इसको मुझे मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा. ठीक है. अब
इसको मुझे टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये मेल्ट तो करना है, लेकिन इसमें मुझे टेम्परेचर डिक्रीज करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, थोड़ा लोग स्पेस देंगे। हाँ हम Molecules इसमें को। स्पेस देंगे। तो स्पेस कैसे प्रोवाइड होगा, इसमें स्पेस कैसे दे सकते हैं, हम इसमें थोड़ा सा अमॉर्फस पॉलीमर डाल देंगे। तो ये अमॉर्फस पॉलीमर इसमें मिक्स हो जाएगा, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। जैसे हम इसमें अमॉर्फस डाल रहे हैं और ये सब इसमें अमॉर्फस भी है और क्रिस्टलाइन भी है। तो ये दोनों में से, ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर है, ये मिक्सचर पॉलीमर है, ये दोनों में से ये जो है कंपोजिट है और ये क्रिस्टलाइन है, ये दोनों में से मुझे बताइए किसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा, कंपोजिट को टेम्परेचर कम लगेगा या क्रिस्टलाइन कम लगेगा, कंपोजिट को। Composite. कंपोजिट Composite. बराबर, कंपोजिट को टेम्परेचर कम लगेगा क्योंकि इसमें हमने मिक्स करने की वजह से यहाँ पे गैप आ जाएगी, राइट। तो गैप आ जाएगी तो इजीली जो है मेल्ट हो जाएगा। तो दोनों में से टीजी जो है, मतलब टीजी इज द टेम्परेचर, लास्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर कम होगा, क्रिस्टलाइन का होगा या कंपोजिट का होगा, कंपोजिट। कंपोजिट। बट ऑब्वियसली आपने जैसे कहा कि कंपोजिट में हम उसमें मिक्सचर बना रहे हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का एक कंपोजिट मटेरियल बना रहे हैं, इसको मुझे मेल्ट करने में कम टेम्परेचर लगेगा एज कंपेयर टू द क्रिस्टलाइन, क्योंकि क्रिस्टलाइन में डेंस पैकिंग होती है। तो एज द सपोज दिस इज कॉल्ड, ये जो हमारा क्रिस्टलाइन में जो मैं अमॉर्फस मिक्सचर डाल रही हूँ ना, उसको कहते हैं प्लास्टिसाइजर, राइट। तो प्लास्टिसाइजर हम जब ऐड करते हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और टीजी वैल्यू क्या होती है, टीजी वैल्यू Increase. इंक्रीज होती है, डिक्रीज, हाँ डिक्रीज होती है, Increases. ओके Decrease. बराबर। सो व्हाट द स्टेटमेंट टेल्स दैट एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर, अगर कोई हम पॉलीमर में प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं तो दिस प्लास्टिसाइजर डिक्रीजेस द टीजी वैल्यू। And the last one is polymers having strong intermolecular forces of attraction. अगर हमारे पॉलीमर्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत जैसे क्रॉस लिंकिंग भी कह सकते हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा रहेगा, तो टीजी वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, Increase. पॉलीमर जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग रहेगी तो वो स्ट्रांग बॉन्ड्स को मुझे तोड़ने के लिए ज्यादा ज्यादा ताकत लगेगी या कम लगेगी, ज्यादा ताकत लगेगी। ज्यादा ताकत लगेगी, बराबर ना, ज्यादा ताकत लगेगी। तो इसीलिए जहाँ पे जो पॉलीमर्स में ज्यादा स्ट्रांगली एसोसिएट होते हैं तो उनको उनके बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा मतलब उसकी टीजी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। फाइन, सो दिस इज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीजी। तो टीजी बताइए, एक एक वर्ड में बताइए मुझे, टीजी किस किस चीज पे डिपेंडेंट होता है, पहला क्या डिपेंडेंट रहता है, चेन चेन लेंथ। लेंथ। बस आप, हाँ खाली आप चेन लेंथ, अगर फैक्टर्स को याद रखना है बस इतना याद रखना, चेन लेंथ क्या करेगा, चेन लेंथ विल इंक्रीज द टीजी और डिक्रीज द टीजी, Increase. 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 chain length increases the TG value. Same way cross linking, second word है cross linking, cross linking क्या करता है, TG value increase करता है। थर्ड वन bulky groups present मतलब heavy groups, high molecular weight bulky groups present होंगे तो क्या होगा, TG value भी increase होगी। polar atoms present होंगे तो polar atoms can easily exchange electrons, therefore polarization at positive and negative charges can take place and therefore the TG value also increases. Plasticizer अगर present है तो TG value
डिक्रीज होती है। डिक्रीज होता है। यहाँ पे ही थोड़ा मतलब चेंज होगा एज कम्पेयर टू बाकी सब में इंक्रीज है। खाली प्लास्टिसाइजर जब हम ऐड करते हैं, जैसे हमने डायग्राम में देखा, अगर हम प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, गैप बढ़ जाता है और उसको मेल्ट करने में आसानी हो जाती है, तो टीजी वैल्यू डिक्रीजेस, है ना। सो एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेगा तो टीजी वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस। सो दिस वाज अबाउट द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे जो क्वेश्चन आता है जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफाइन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर डेफिनेशन में जो हमने देखा, जो पढ़ा, दैट ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज टेम्परेचर बिलो विच the polymer is hard and brittle, above which it is glassy, above which it is soft and flexible, is called as the glass transition temperature. आपको वो दोनों ग्राफ्स ड्रॉ करके आपको बताना है टीजी क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, पॉलीमर में, क्रिस्टलाइन पॉलीमर में और अमोर्फस पॉलीमर में। फिर उसके बाद आपको फैक्टर्स लिखने होंगे। ये जो फैक्टर्स हैं इसको और स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रॉस लिंकिंग इंक्रीजेस द टीजी वैल्यू, तो उसको थोड़ा सा प्रॉपर स्टेटमेंट में बना, एज द क्रॉस लिंकिंग इन द पॉलीमर्स इफ इट इंक्रीजेस, therefore in order to break this bond we require more temperature and therefore TG value will increase। ऐसे उसको स्टेटमेंट में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में नहीं लिखना। क्लियर? So this was about the glass transition temperature. Now the next part is called as the polymer crystallinity। तो polymer crystallinity जो पार्ट है, मैंने ऑलरेडी आपको अमोर्फस और क्रिस्टलाइन और कंपोजिट मटेरियल कैसे बनता है उस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। तो इस ये जो कंसेप्ट है इसका नाम दिया है पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी। Now, what do you understand by polymer crystallinity में? हमारे जैसे polymers rarely are 100% crystalline, तो completely crystalline 100% crystalline polymer मिलना बहुत difficult होता है। difficult for all regions of all chains to become aligned। तो जैसे हम कहते हैं ना, सारे बच्चे क्लास के सब नंबर 1 आने चाहिए, टॉप में आने चाहिए। Is it possible? No. Yes, No। तो या सारे बच्चे जो है एकदम एज अ गुड स्टूडेंट होने चाहिए, सारे को क्रिस्टलाइन रीजन होना चाहिए, नॉट पॉसिबल होता है। सो द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी। हीट ट्रीटिंग कॉजेस क्रिस्टलाइन रीजन्स टू ग्रो एंड परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी टू इंक्रीज। तो ये जो स्लाइड है आपको यही बताता है कि पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी में 100% क्रिस्टलिनिटी पॉलीमर possible नहीं होता है, and we can see that a composite material generally it is seen, and in this case as we can see this region जो red color का region दिखाई दे रहा है, this is called as the crystalline region। amorphous region कौन सा है? amorphous region यहाँ पे जहाँ पे आपको पॉलीमर दिख रहा है, it is not in an ordered fashion, it is randomly spread, that portion is called as the amorphous region। Okay, so in the polymer crystallinity की शॉर्ट नोट पूछा जाता है जहाँ पे आपको amorphous polymer क्या है, crystalline polymer क्या है, और composite material जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं मिक्सिंग करके जब हम बनाते हैं कोई पॉलीमर, that is called as the polymer crystallinity। इसका शॉर्ट नोट जनरली पूछा जाता है। Now, one more term that we have to understand is called as viscoelasticity। Now, what do you understand by viscoelasticity? Viscoelasticity is the property of materials that exhibit both viscous and elastic characteristics when undergoing deformation। तो जैसे हमने देखा कि पॉलीमर को जब हम हायर टेम्परेचर मेल्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, राइट। दैट सॉफ्ट स्टेट इज कॉल्ड एज द विस्कस फ्लो। आप यहाँ पे आप देख लो स्लाइड पे जो आपका ग्राफ दिख रहा है, तो दिस इज द ग्लासी स्टेट। ग्लासी स्टेट के बाद व्हाट वी गेट इज द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, then it goes into a rubbery state, और rubbery state के बाद it starts flowing, it starts becoming soft, it starts flowing, and in that
part we get the last one, which is called as the viscous flow, right? So this is the viscous flow where we can see the polymer exists in viscous and also it has elastic characteristics when we do the heating of the polymer takes place. Now, what do we think? What are the properties of viscoelasticity? They behave like an elastic material as well as viscous material. Viscous का मतलब पता है, viscosity सभी लोग को पता होती है ना? What is viscous? ये viscosity. Viscosity is the free flowing property. जैसे हम water और oil को लेते हैं, तो water और oil में which of these substance is viscous? Oil. Oil, right? So oil is what oil is called as a viscosity. It has a viscosity is because the free flowing property of that substance is defined as a viscosity. तो यहाँ पे it is not free flowing क्योंकि वो जो पॉलीमर होता है वो मेल्ट हुआ रहता है, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है और विस्कस होता है कि विस्कोसिटी प्रॉपर्टी रहती है. So they behave like an elastic material as well as viscous material. When stress is applied, they dissipate energy in form of heat. When a load is applied and then removed, they have a viscosity factor and therefore they have a strain rate which depends on time. So इस तरह से अगर हमारा पॉलीमर जो होता है उसको हायर टेम्परेचर पे अगर हम हीट करते हैं तो वो पॉलीमर हो वो विस्कस स्टेट में चला जाता है, विस्कोइलास्टिसिटी स्टेट में चला जाता है, and therefore they dissipate energy in the form of heat. So it gives out away energy when a load is applied and then removed out. तो अगर हम उस पे वो ऐसा मटेरियल पे ज्यादा हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो it will remove the energy in the form of heat, right? So the viscoelasticity का state अगर polymer में आता है तो it does not have so much of strength. So generally a definition of viscoelasticity is asked for your syllabus. Now after this property we are going to study what is called as the conducting polymers. Now tell me all of you, what is a polymer? Polymer is a insulator or is it a conductor or is it a semiconductor? Insulator. Polymer is an insulator. When polymer is an insulator, so can this polymer be Semiconductor. conducting polymers? हाँ जी, क्या हम उसको कंडक्टिविटी में कर सकते हैं? पॉलीमर को हम इस तरह से बना सकते हैं कि वो कंडक्टिंग पॉलीमर्स की तरह एक्ट करें? Yes, ma'am. Yes. Okay. So as we know, all of us, polymers are generally insulators. Now, the polymers are insulators. Definitely, they are insulators. But if in this polymer we mix some metals, we add some metals into it, or what is the conductivity takes place? When do the conductance take place? When there is a movement of electrons. तो अगर हम पॉलीमर के जो फंक्शनल ग्रुप्स में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रोड्यूस कर देते हैं, then the polymers get converted into conducting polymers. So there are different methods by which the polymer can be converted and it can act as a conducting polymers, and then these substances or these materials are called as conducting polymers. So what are conducting polymers? Conducting polymers are synthesized possessing electrical conductivities on par with metallic conductors. तो हमारी जो प्रॉपर्टी है metallic conductors, जो प्रॉपर्टी है for conduction, this along with the metallic conductors we can convert polymers also into conducting polymers. Now, for example, polyparaphenylene, polyaniline, these are the polymers which can act as conducting polymers. Also, these are carried out by the doping method, that is N-doping and P-doping से polymer में जब हम metal add करते हैं, then it gets converted into conducting polymers, right? So as we have seen that we have polyaniline, polyparaphenylene. So basic concept क्या है? जो polymers which have alternative double bonds,
conjugation of electrons, right? Alternative double bonds present होते हैं. Then if we provide heat to this conducting polymers, then this movement of electrons, जैसे हमने देखा है aromaticity में, that in the benzene, we have a resonance structure of the benzene. So this movement of the double bonds can take place, and therefore the free electron can result in the conduction, right? So the conducting polymers, the main thing is that they should have an alternative double bonds. So depending upon this, the conducting polymers are classified into 4 categories. The first one is called as intrinsically conducting polymers, which is called as ICP. The second one is called as doped conducting polymers, which is called as DCP. Next one is called as extrinsically conducting polymer, which is called as ECP. And the last one is called as the coordination conducting polymers, which is called as CCP. Okay, so these are the four types of conducting polymers which we have to study. Generally एक short note पूछा जाता है conducting polymers के ऊपर. Okay. So we will continue for the types of conducting polymers in